हेलो गाइस एंड वेलकम टू द हाइलाइट्स ऑफ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट टेस्ट मैच डे 4 जो कि पूरी तरीके से मूविंग डे था। पहले इंडिया बहुत आगे थी टेस्ट मैच में, फिर न्यूजीलैंड का पकड़ा भारी हुआ, फिर अंपायरों का पकड़ा भारी हुआ और अब बारिश का पकड़ा भारी है इस टेस्ट मैच में। क्या कुछ घटा पूरी बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। बट ये दिन रहा सरफराज के नाम पे, जिनने खेली 150 की गजब की पारी। ऋषभ पंत 7वीं बार नर्वस 90s में आउट हुए। अगर ये शतक बन जाता तो एम एस धोनी को क्रॉस कर जाते, उनके 6 शतक थे। पहले विकेट कीपर बल्लेबाज होते जिनने टेस्ट क्रिकेट में 7 शतक लगाए होते, तो वो मिस किया हमने। और उसके बाद एक गजब का कोलैप्स हुआ बल्लेबाजी में जैसे ही न्यूजीलैंड ने ली नई गेंद। और उसके बाद अभी कहाँ मैच खड़ा है वो सब डिस्कस करेंगे एकदम रोमांचक तरीके से। और अंपायरिंग में भी बहुत सारी गलतियां, ब्लंडर देखने को मिले, वो भी मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि एज ए इंडियन फैन, एज अ क्रिकेट फैन, जो हमने देखा वो बहुत ही खराब था पॉल राइफल की तरफ से। तो वो भी डिस्कस करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दोनों अभी तो प्लेइंग 11 हमें दोनों टीम्स की पता है, तो हम बढ़ेंगे फटाफट से आगे। देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरे दिन के बाद चौथे दिन तक टेस्ट मैच कहाँ बदला। तो ये थी तीसरे दिन की खबर, जब ही टीम इंडिया फंसी हुई थी मैच में। न्यूजीलैंड के विकेट नहीं गिर रहे थे और ऋषभ पंत की इंजरी बहुत बड़ी थी। फिर उसके बाद सिराज ने 3 विकेट लिए, कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए, 2 विकेट सिराज ने लिए, फिर जडेजा ने 3 विकेट लिए, 1 विकेट मिला बुमराह को। और हमने बहुत अच्छे 402 के स्कोर पे आउट किया था हमने न्यूजीलैंड को, जहां उन्होंने ली थी 356 रन की लीड। और जो ये कमबैक था, ये हमारा बहुत अच्छा कमबैक था, बट हमें वो 356 रन उतारने थे, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। इसीलिए इसको ग्रेटेस्ट कमबैक बोल रहे हैं, क्योंकि रचिन रविंद्र और टिम साउदी ने जो पारी खेली थी वो पूरी तरीके से चुभी है हमें। हमें दो चीज़ इस टेस्ट मैच में बहुत चुभी है, एक हमारा 46 पे ऑल आउट होना, और दूसरा वो जो हमने 1 घंटे में जो 100 रन के ऊपर की पिटाई हुई थी ना हमारी, वो बहुत ही खतरनाक थी। जहाँ टिम साउदी ने हाफ सेंचुरी लगा दी थी और रचिन रविंद्र ने अपना शतक बना के और तेज खेलना शुरू कर दिया था। तो टीम इंडिया के ऊपर पहला काम क्या था कि पहले 356 रन की लीड उतारनी है और फिर एक ऐसा टारगेट सेट करना है जो कि थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है न्यूजीलैंड के लिए। वैसा ही हुआ, ओपनिंग थोड़ी लंबी हो सकती थी, बट जायसवाल का विकेट गिरा। रोहित शर्मा अच्छा खेलना चाहते थे, 70 रन रोहित शर्मा ने बनाए। फिर विराट कोहली आए सरफराज के साथ खेलने, क्योंकि फिर रोहित भी आउट हुए, तो सरफराज और विराट खेल रहे थे। सरफराज और विराट 70-70 पे खेल रहे थे। तीसरे दिन की आखिरी गेंद पे, दिन के खेल की आखिरी बॉल थी, ग्लेन फिलिप्स को मिला विराट कोहली का विकेट, और वहीं पे दिन का खेल खत्म किया गया। और उसी के साथ विराट कोहली 70 पे आउट हुए और उनके 9000 टेस्ट रन कंप्लीट हुए। बट आइकॉनिक चीज़ क्या हुई डे 4 की शुरुआत में, जब ऋषभ पंत और सरफराज, जो कि एकदम फ्री फ्लोइंग बल्लेबाजी करते हैं और प्रेशर अपने ऊपर आने नहीं देते, स्कोरबोर्ड प्रेशर तो गया भाड़ में, अपना नेचुरल गेम खेलने के लिए जाने जाते दोनों प्लेयर्स, अग्रेसिव थे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो रनआउट वाली चीज़। पहले जब पहला रन भाग रहे थे दोनों, तो जब क्रॉस हो रहे थे तभी सरफराज ने कॉल दे दिया था ऋषभ पंत को, 2 के लिए आएंगे। और वहीं 2 के लिए जब पहला कंप्लीट हुआ, ऋषभ पंत बिना देखे भाग लिए दूसरा रन, क्योंकि उनकी नजर थी बॉल पे, क्योंकि उन्होंने सुन लिया था कॉल कि सरफराज ने 2 बोल दिया। बट सरफराज ऐसे बल्ले बल्ले करते हुए गए, रोका उनको कि भाई 2 नहीं हो पाएगा, तो पंत तुरंत वापस गए। थोड़ी वहां पे लक था कि थ्रो भी धीरे आया था, पैराबोलिक मोशन में आया था, और ऊपर से विकेट कीपर बहुत दूर जा चुका था विकेट से, तो वो रन आउट नहीं हो पाया। बट उसके बाद जो दोनों ने स्टेबिलिटी दी टीम इंडिया को, वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। जहाँ पे इनकी छतरी पीछे की तरफ है, दोनों पीछे की तरफ खेलते हैं बहुत शॉट्स, और इनके विन परसेंटेज और शॉट परसेंटेज भी ज़्यादा वहीं पे है। सरफराज ने जड़ा शतक, और उसके बाद 150 के बाद एक कैजुअल शॉट तो नहीं बोलूंगा, टाइमिंग वाला प्ले शॉट नहीं लग पाया, तो उनका विकेट गिरा। फिर उसके बाद ऋषभ पंत 70 पे खेल रहे थे जब वो आउट हुए थे। ऋषभ पंत ने फिर 107 मीटर का एक बहुत ही तगड़ा छक्का मारा। बट उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही नई बॉल आई थी, वहां पे कहर ढाना शुरू कर दिया राउकी ने, और उनके साथ मैट हेनरी ने। राउकी ने फटाफट से ऋषभ पंत को आउट किया। वहां पे ऋषभ पंत की कोई गलती नहीं थी, वो बॉल ही कुछ एक्सेप्शनल थी, जहां बॉडी में बॉल आई। और आप जब क्लोज टू द बॉडी खेलते हैं तो कंट्रोल रहता है, बट अगर इनसाइड एज लग जाए तो आपके कंट्रोल में नहीं है कि वो कितना अंदर जाएगी। थोड़ा और डिफ्लेक्ट होती तो आप देखते कि लेग स्टंप से निकल जाती बॉल और 1 रन तो मिल ही जाता। बट लक कह लो, नसीब कह लो, बॉलर का फेवर कह लो, बॉलर की एबिलिटी कह लो, बैट्समैन थोड़ा लेट हो गया, जो कहना है कह लो, बट 99 पे ऋषभ पंत आउट हो गए, जो कि इन्हें 7वीं बार शतक मिस किया। 92, 97, 89, 89 की भी एक पारी अगर वो भी जोड़ देंगे तो वो भी नर्वस 90s में मान सकते हैं आप। तो 8वीं बार लगभग क्लोज टू 100 ही आउट हुए हैं, जो कि टीम के लिए खेलना जानते हैं, पर्सनल माइलस्टोन के लिए कभी नहीं खेलते, जो कि एक अच्छी सोच है। बट जैसे ही पंत आउट हुए, हमें उम्मीद थी कि केएल राहुल, रविंद्र जाडेजा, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, ये 4-5 मिलकर कुछ 50-60 रन तो बनाएंगे, बट वो नहीं देखने को मिला। 82 के बाद फटाफट से विकेट गिरे, 12 रन पे आउट हुए केएल राहुल, जिनका करंट फॉर्म काफी खराब चल रहा है। और मैं भी टू बी ब्लंट एक चीज बोलने वाला हूँ कि जैसे ही शुभमन गिल फिट होने वाले हैं, नेक्स्ट टेस्ट मैच में आ भी जाएंगे, 3 नंबर पे वो बैटिंग करेंगे, 4 पे विराट आएंगे, 5 पे सरफराज खेलने वाले हैं, केएल राहुल नेक्स्ट टेस्ट मैच में ड्रॉप होने वाले हैं। ये मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बहुत जल्दी भी हो सकता है, बट ये चेंज बहुत जल्दी दिखने वाला है, क्योंकि हम यंग टैलेंट को वेस्ट नहीं कर सकते सिर्फ और सिर्फ मौके देने के लिए किसी प्लेयर को। और इंडिया थोड़ा हार्श होने वाला है, अगर ये इंडिया टेस्ट मैच हार गया तो और भी ज़्यादा हार्श हो जाएंगे डिसीजंस, बट अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ करने में भी कामयाब होती है टीम, तो थोड़ी लीनियंट रहेगी टीम इंडिया।
तो जो मैं आपको बता रहा था, अश्विन जडेजा पे उम्मीद थी, क्योंकि जैसे ही लंच के बाद आए दोनों बैटिंग करने, अच्छा खेल रहे थे, बट जाडेजा ने भी एक पुल शॉट कैजुअल खेला। फिर अश्विन चाहते थे खेलना लंबा, बट वहाँ पॉल राइफल के डिसीजन फिर इंडिया के अगेंस्ट जाने लग गए। चाहते तो उसको अंपायर्स कॉल देकर के नॉट आउट दे सकते थे, बट वो जस्ट टच हुई थी विकेट पे, लेग और मिडिल स्टम्प की बेल्स पे लगी थी बॉल, और वो अंपायर ने आउट दिया था, तो वो आउट ही रहा डिसीजन। भले ही इंडिया ने अपना डीआरएस बचाया, बट वहाँ पॉल राइफल की खराब अंपायरिंग, उनके लगातार 3 दिन खराब गए अंपायरिंग में, और उसके बाद क्या बचा था? बैटिंग करनी थी कुलदीप को, बुमराह को और सिराज को, जिनसे हमें ज़्यादा उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका काम है बॉलिंग करना। कुछ रन बन गए तो अच्छा है, नहीं बने तो फर्क नहीं पड़ता, ये अप्रोच ही रहता है। कुलदीप यादव अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, ये हम सभी जानते हैं, बट बुमराह और सिराज के पास इतनी क्लासिक बल्लेबाजी नहीं है, तो नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम दैट, उनका काम है बॉलिंग करना, तो वो ज़रूर उसमें मेहनत करेंगे। बट बैटिंग में हमारे पास कुछ नहीं था। हमारी टीम 107 रन और बना पाई, और 107 का टारगेट दिया हमने न्यूजीलैंड को। बट उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद डार्क वेदर था, डार्क कंडीशंस थी, मान लिया मैंने, बट ये चीज़ मेरे को बहुत ही बड़े मार्जिन में डिस्कस करनी थी आप सभी के साथ, कि क्या होता है एज एन अंपायर। मैंने अंपायर्स के बहुत रूल्स देखे हैं, बहुत रूल्स पढ़े हैं, बहुत रूल्स समझे हैं। तो एक रूल ये कहता है कि अगर आप किसी भी न्यू इनिंग की स्टार्ट कर रहे हो, ओवरकास्ट कंडीशन है, तो जब तक फील्ड सेट कर रहा है ना कैप्टन, तब तक आपके लाइट मीटर निकल जाते हैं, और दोनों अंपायर्स के पास लाइट मीटर होते हैं, और वो प्रेफर करते हैं अगर एक निकालता है तो दूसरा उसको सपोर्ट कर सकता है, फिर मना कर सकता है कि अभी ज़रूरत नहीं है। तो हुआ क्या, पॉल राइफल के पास था वो जो लाइट मीटर होता है, उनने क्या किया, कुछ टेस्टिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, मैच शुरू हुआ, और फटाफट से जब 4 डॉट बॉल्स गई, उसके बाद का वो लग रहा था हमें भी कि थोड़ा कंडीशन डार्कर हुई है, बट आप वही सोचिए 4 बॉल डली है, मतलब 5 मिनट भी नहीं हुआ है। 5 मिनट के अंदर इतना तगड़ा अंधेरा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो अंपायर से वहाँ पे एक चूक हुई थी, कि हमेशा से लाइट मीटर ओवर से पहले चेक होता है, और अगर आपको लग रहा है कि ड्रॉप हो रहा है, तो आप बार बार चेक कर सकते हो। अंपायर के रूल बुक में ये है कि वो जब चाहे, जितनी बार चाहे, 1 ओवर के बीच में लाइट मीटर निकाल सकते हैं। बट हुआ क्या, चौथी बॉल हुई, चौथी बॉल के बाद डायरेक्ट कॉल्ड ऑफ किया मैच बैड लाइट की वजह से। तो यहाँ जो आप पहली इमेज देख रहे हैं, जहाँ 0 फॉर 0 लेथम ने 4 बॉल खेली हुई है, और कॉन्वे 0 पे है, और विराट कोहली, रोहित शर्मा, सरफराज बात कर रहे हैं पॉल राइफल से, वो यही बात थी कि आप अंपायर हो, आपको मैच चलाना है, आप भले कितनी भी टेक्नोलॉजी पे चले जाओ, जो कि अंपायरिंग अगेंस्ट जा रही है दोनों टीम्स के लिए। अंपायर्स कॉल हो रहे हैं, आउट को नॉट आउट दे रहे हैं, नॉट आउट का आउट दे रहे हैं। पॉल राइफल का दिन तीनों खराब गया है, वो मान लिया हमने, बट ये ह्यूमंस का गेम है, यहाँ पे आपको कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, कि कोई भी टीम अगर फील्डिंग कर रही है, फील्डिंग टीम है, कोई बॉलर है, बहुत अच्छी बॉल डाली, और वो लग रहा था 50-50 चांस था आउट नॉट आउट का, मान लो अंपायर ने नॉट आउट दिया, तो बॉलर जब अपील के बाद, डीआरएस के बाद, कुछ भी करने के बाद, जब वापस रनअप पे जाता है, तो अंपायर से बात करता हुआ जाता है कि क्या आपको क्या लगता है, कि क्या देखा आपने कि आपने इसको नॉट आउट दिया। तो वो अंपायर्स का काम है कि कम्युनिकेट करना। मुझे लगा बाउंस ज़्यादा था, बाउंस कम था, इम्पैक्ट बाहर था, ये सब रीज़न उनको देने पड़ेंगे जो उनको सही लगा। तो सीधा सीधा खुशी खुशी बॉलर वापस रनअप पे जाता है और नेक्स्ट बॉल की तैयारी करता है। तो अंपायर का काम होता है कम्युनिकेट करना पॉजिटिवली। बट पॉल राइफल की हिस्ट्री ही ऐसी रही है कि उनसे कोई अगर बात भी करने आता है, तो उनके थोड़ा सा नेगेटिव, और आप कह सकते हैं अग्रेसिव अप्रोच रहता है, बात करने का तरीका थोड़ा एरोगेंट रहता है। तो वो हमने देखा 4 बॉल के बाद सीधा उनने बोला कि नहीं हो सकता दिन का खेल, रोशनी खराब है। जब विराट कोहली, रोहित शर्मा ने 1-2 गाली मारी, थोड़ा सा अपोज किया, तब वो जाते हैं दूसरे अंपायर के पास, तब लाइट मीटर निकलता है, तब लाइट मीटर से चेक होता है कि बैड लाइट आ चुकी है और ये मैच और आगे नहीं जा सकता है। तो ये थोड़ा सा गहमा गहमी हुई थी अंपायर्स और इंडियन प्लेयरों के बीच में, जहाँ रोहित शर्मा, विराट कोहली का गुस्सा होना जायज़ था, बट अंपायर को कम्युनिकेट करना भी ज़रूरी था। अगर वो कम्युनिकेट कर देते, 1-2 बॉल पहले ही मीटर निकालते, तो अंपायर और प्लेयरों को समझ आ जाता कि ये मैच रुक सकता है, कभी भी रुक सकता है। बट हुआ क्या, सीधा कॉल्ड ऑफ किया, और टॉम लेथम, डेविन कॉनवे तो खुश थे, वो तुरंत निकल चुके थे, बट टीम इंडिया ग्राउंड छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लोकल्स की हेल्प ली गई, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राउंड्समैन, उनको तो हर ग्राउंड का पता होता है, जो जिस ग्राउंड का लोकल होते हैं सपोर्ट वाले, और जो काम कर रहे होते हैं ग्राउंड्समैन, उनको पता था कि बारिश आने वाली है। उन्होंने फटाफट से प्रिकॉशनरी मेजर में वो जो प्लास्टिक वाले कवर्स होते हैं वो बुला लिए थे, कि हम विकेट को कवर करेंगे बिना दरी डले। दरी आप जानते हैं, बोरी टाइप का कपड़ा होता है, वो डलता है पिच पे, कि मॉइस्चर जितना भी हो वो दरी एब्जॉर्ब कर ले, और जब भी मैच शुरू हो फटाफट से हो जाए। बट प्रिकॉशनरी मेजर पे जब वो कवर्स आए, तो उसके नीचे दरी नहीं लग पाई है, कवर्स लग गए, और 5 मिनट की जो झमाझम बारिश हुई, उसके बाद ऐसा हो गया है कि बिना दरी के कवर ढक दिए गए हैं, पिचेस ढक दी गई है, और किसी को भरोसा नहीं था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेज़ बारिश होगी, तो ग्राउंड कवर नहीं हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा हैवी आउटफील्ड है। तो यहाँ पे अभी दो पिक्चर हैं। पहली, अभी भी न्यूजीलैंड को 107 रन चाहिए, अभी भी इंडिया को 10 विकेट चाहिए। और यहाँ पे फ़ायदा इंडिया को कैसा हो सकता है, कि हमने जब फर्स्ट डे देखा था, जो कि डे 2 था ऑफिशियली, वहाँ 1 घंटे में इंडिया के कैसे फटाफट विकेट गिरे थे, ऑल बिकॉज ऑफ ओवरकास्ट कंडीशन और पिच पे जो मॉइस्चर था। वहाँ दरी डली हुई थी, फिर भी इतना ज़्यादा मॉइस्चर था। यहाँ दरी नहीं है, मॉइस्चर ज़्यादा हो चुका होगा। तो स्टार्टिंग के ओवर में जो 2 बॉल बची है ना बुमराह की, मैं तो मान के चल रहा हूँ उसमें एक विकेट तो पक्का गिरने वाला है, वो एक पॉजिटिव है। उसके बाद अगर मॉइस्चर नहीं भी रहा, तो डैम्प इतनी पिच है
कि आउटफील्ड में तेज बॉल नहीं जाने वाली है, 107 रन बनाने में डिफिकल्टी होने वाली है। और मान के रखो कल 9:15 बजे तो मैच शुरू होने नहीं वाला है, क्योंकि बारिश रुकेगी। ग्राउंड्समैन रात भर काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं दिखा रहे तो कुछ काम नहीं हो रहा। वो जितना भी पानी सुखा ले, कुछ भी कर लो, सूरज जब तक नहीं निकला है तब तक पानी सुखाना बहुत मुश्किल होता है। सब एयर सिस्टम कुछ भी लगा दो आप ग्राउंड के नीचे, बहुत डिफिकल्ट होता है पानी को रोकना, तो निकालना तो वो डिफिकल्टी होगी अभी भी। बट ये बात है, मुझे जो लग रहा है 9:15 तो नहीं, 9:30, 9:45, 10 AM तक हो सकता है मैच स्टार्ट हो। तो वहाँ भी इंडिया को फायदा है कि 10 के बाद शुरू होगा, तो इंडिया के पास फिफ्थ डे और शॉर्ट हो जाएगा। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या स्ट्रैटेजी लेकर के आती है टीम इंडिया। बहुत ही जल्दी अश्विन को ले आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रैक्स हैं। और अभी देखना होगा इंटरेस्टिंग कि कल सुबह कौन सा रोलर यूज़ होता है, क्योंकि बैटिंग टीम न्यूजीलैंड है तो वो लाइट रोलर ही मंगवाएंगे, क्योंकि हार्ड रोलर मंगवा लिया, हैवी रोलर मंगवा लिया तो पिच टूटेगी और उनको स्पिन मुश्किल होगी। तो मुझे लग रहा है वो लाइट रोलर के साथ जाएंगे। बट ये दिन टेस्ट मैच के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा मूविंग डे हो गया था, और अंपायरिंग की वजह से तो मुझे लग रहा है और ये टेस्ट मैच इंटरेस्टिंग बोल लो हो गया, या फिर बोर हो गया, या फिर एकदम अगेंस्ट जा चुका है टीम इंडिया के, क्योंकि इंडिया ने 46 के बावजूद 462 तक पहुंचे हम, जो कि बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट कमबैक है इस पूरी जनरेशन के क्रिकेट का। बस जितने रन हमने पहली पारी में बनाए थे 46, उतने और यहाँ बना देते तो 150 तक की टारगेट में हम फाइट दिखा सकते थे। अभी भी फाइटिंग टोटल है, बट हमें उसके लिए 50 के अंदर 3 या 4 आउट करने पड़ेंगे, तब ये लगेगा पहाड़ जैसा स्कोर। सेशन बाय सेशन क्या घटा था, पहले सेशन में सिर्फ 22 ओवर हुए थे, 113 रन बने थे, सरफराज और पंत खेल रहे थे। सेकंड सेशन में 19.2 ओवर्स में 94 रन बने, फटाफट से इंडिया के 3 विकेट गिरे। और उसके बाद जब चौथा सेशन हुआ, वहाँ 9.1 ओवर की बैटिंग की इंडिया ने, जहाँ 24 रन बनाए और 4 विकेट गिरे इंडिया के फटाफट से। न्यू बॉल थी और न्यू बॉल ने अपना कमाल दिखाया, इंडिया ऑल आउट हुई। और सिर्फ 0.4 ओवर्स की बैटिंग की है न्यूजीलैंड ने, जहाँ कोई रन नहीं बना है पूरे दिन के खेल में। देखिए, पहला दिन कॉल्ड ऑफ होने के बाद 98 ओवर्स पर डे होने वाले थे, बट हुए कितने, 51.4, क्योंकि 2 घंटे की बारिश हुई थी और उसके बाद 1 घंटे पहले मैच खत्म हो गया बारिश की वजह से, बैड लाइट बोल लो, तो उसकी वजह से 231 रन बने हैं, 7 विकेट गिरे हैं, सातों के सातों इंडिया के लिए गिरे। तो ये था मैच समरी। आगे बढ़ के आपको अगर मैं स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ, तो स्कोर कार्ड आप जानते ही हैं, इंडिया 46 पे ऑल आउट हुई थी, जहाँ लीडिंग रन स्कोरर पंत और जायसवाल थे 20 और 13 रन के साथ। 5 विकेट लेकर के गए थे हेनरी, और विलो राउकी को मिली थी 4 सफलता, 1 विकेट मिला था टिम साउदी को। और फर्स्ट इनिंग में जब बैटिंग करने आई न्यूजीलैंड की टीम, उन्हें जड़ दिए 402 रन, जहां पे रचिन रविंद्र ने जड़ा शतक 134 का, 91 बनाए थे डेवन कॉनवे ने, और कुछ 60-70 रन बनाए थे टिम साउदी ने। बॉलिंग में 3 विकेट लेकर के गए थे कुलदीप यादव, जडेजा के नाम पे 3 विकेट थी, 2 विकेट सिराज के थे, और एक सफलता मिली थी जसप्रीत बुमराह को। और उसके बाद जब टीम इंडिया उतरी तीसरी पारी में बल्लेबाजी करने, तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, 150 की पारी खेली सरफराज ने, 99 रन बनाए ऋषभ पंत ने। और विकेट कॉलम में अगर आप देखेंगे फटाफट से, तो मैट हेनरी ने यहाँ पे 3 विकेट लिए हैं और विलो राउकी ने 3 विकेट लिए हैं। और अभी टीम इंडिया कहाँ पे खड़ी है, 4 बॉल की बॉलिंग की है, दोनों प्लेयर बल्लेबाजी 0 पे कर रहे हैं। बुमराह की 4 बॉल हुई है, कल का खेल शुरू होगा तो 2 बॉल उनको डालनी है, जिसमें मैं फिंगर क्रॉस करके बैठने वाला हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए इन 2 बॉल में 1 विकेट। और उसके बाद सिराज आएंगे, लगभग 3-3 ओवर का स्पेल होगा, 6 ओवर का स्पेल के बाद आपको फटाफट से अश्विन दिखेंगे नई बॉल के साथ स्पिन करते हुए। तो अभी मैच कहाँ खड़ा है, इंडिया को चाहिए 10 विकेट ये टेस्ट मैच जीतने के लिए, और न्यूजीलैंड को चाहिए 107 रन ये टेस्ट मैच जीतने के लिए, और 1-0 की लीड लेने के लिए। आपको क्या लगता है टेस्ट मैच कहाँ जाएगा, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, कि क्या कंडीशन रहेगी, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अभी भी सारे रिजल्ट पॉसिबल है। इंडिया विन, न्यूजीलैंड विन, ड्रॉ, ये तीनों रिजल्ट पॉसिबल है। तो देखते हैं कैसा जाता है आखिरी दिन ऑफ दिस टेस्ट मैच। अगर हाइलाइट्स पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगा बहुत जल्द फाइनल डे के हाइलाइट्स के साथ। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।